नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेके आए जो साइकोलॉजी का पार्ट है चिंतन, उसके बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं चिंतन की। चिंतन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। मनुष्य इस संसार का श्रेष्ठ प्राणी माना जाता है। मनुष्य इस संसार का सबसे श्रेष्ठ प्राणी माना जाता है क्योंकि वह चिंतनशील होता है। क्योंकि वह चिंतनशील होता है, वो चिंतनशील व्यक्ति होता है। अतः चिंतन के माध्यम से ही व्यक्ति स्वयं का व समाज का विकास कर पाता है। चिंतन के माध्यम से ही व्यक्ति स्वयं का और समाज का विकास कर पाता है। जब व्यक्ति के समूह कोई समस्या उत्पन्न होती है तो वह समस्या समाधान हेतु चिंतन करने लगता है। जब व्यक्ति के समूह कोई समस्या उत्पन्न होती है तो वह समस्या समाधान हेतु चिंतन करने लगता है। तो इस लाइन को आपको ध्यान में रखना है कि जब कोई व्यक्ति होता है उसके सामने अगर समस्या उत्पन्न होती है तो वह समाधान हेतु चिंतन करता है। अब बात करते हैं चिंतन का आशय। क्या चिंतन से आशय? समस्या उत्पन्न होने के साथ उत्पन्न होकर समस्या समाप्ति के साथ समाप्त होने वाली मानसिक प्रक्रिया चिंतन कहलाती है। चिंतन से आशय है कि समस्या उत्पन्न होने के साथ उत्पन्न होकर समस्या समाप्ति के साथ समाप्त होने वाली मानसिक प्रक्रिया चिंतन कहलाती है। जब से आपकी समस्या उत्पन्न हुई उससे लेकर जब तक समस्या समाप्त ना हो जाती तब तक होने वाली जो मानसिक प्रक्रिया होती है वो चिंतन कहलाती है। चिंतन समस्या समाधान की मानसिक प्रक्रिया, इस लाइन को आपको ध्यान में रखना है। चिंतन समस्या समाधान की मानसिक प्रक्रिया है। अब नोट बात करते हैं। चिंतन को समस्या समाधान का साधन माना जाता है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि समस्या समाधान का साधन किसे माना गया, तो वो है चिंतन को। चिंतन को समस्या समाधान का साधन माना गया है। अतः चिंतन के अभाव में ही समस्या का समाधान संभव नहीं हो। चिंतन के अभाव में किसी भी समस्या का समाधान संभव नहीं हो। अब बात करते हैं चिंतन, जो परिभाषा है चिंतन की उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रेवन ने जो परिभाषा दी थी। ड्रेवन ने क्या परिभाषा दी थी उसको देखेंगे। चिंतन मन की क्रिया है। चिंतन जो होती है वो मन की क्रिया होती है। चिंतन मन की क्रिया, यह कथन किसने कहा था? ड्रेवन ने। मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। और रोस ने भी एक बात और कही थी कि चिंतन मन की बात से संबंधित एक मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन मन की बात से ही संबंधित एक मानसिक प्रक्रिया है। स्टैनले ग्रे ने जो परिभाषा दी थी वो थी, समस्या समाधान में तार्किक चिंतन निहित होता है। समस्या समाधान में तार्किक चिंतन, जो सोचने समझने की शक्ति होती है वो निहित होती है। ये बात कही थी स्टैनले ग्रे ने। रेबर्न ने क्या कहा था? चिंतन असंतोष के कारण उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया है। चिंतन असंतोष के कारण उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया, ये बात की थी रेबर्न ने। और वैलेंटाइन ने जो कहा था वो है, चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी उद्देश्य या लक्ष्य की पूर्ति हेतु अविराम गति से प्रभावित होता है। उसके बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं सिल्वरमैन ने जो कहा था, ये इम्पोर्टेंट है। चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो हम लोगों के उद्दीपन एवं घटनाओं के आधार पर किसी समस्या का समाधान करने में सहायता प्रदान करती है। चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो हमें लोगों के उद्दीपन एवं घटनाओं के आधार पर किसी भी समस्या का समाधान करने में सहायता प्रदान करती है। ये कहा था सिल्वरमैन ने। सिल्वरमैन ने कहा था कि चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो हमें लोगों के उद्दीपन एवं घटनाओं के आधार पर किसी समस्या का समाधान करने में सहायता प्रदान करता है। ये उद्दीपन और घटना आपको नाम याद रखने हैं। अब बात करते हैं हेम्फ्रे। हेम्फ्रे ने क्या कहा था? चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन जो होती है वो एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है जिसके सारे व्यक्ति किसी समस्या का समाधान
खोजता है या समाधान करता है। हेम्प्रे ने कहा था कि चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है जिसके सहारे व्यक्ति किसी समस्या का समाधान खोजता है। तो उसने जटिल क्रिया बताई थी इसको, मानसिक क्रिया। अब बात करते हैं कागन व हेमेन ने। उन्होंने बताया कि संप्रतियों, प्रतिमाओं, तथ्यों और अन्य मानसिक घटनाओं में जोड़ तोड़ की प्रक्रिया चिंतन कहलाती है। संप्रतियों, प्रतिमाओं, तथ्यों एवं अन्य मानसिक घटनाओं के जोड़ तोड़ की प्रक्रिया चिंतन कहलाती है। अब बात करते हैं चिंतन कितने प्रकार का होता है। तो आपको ध्यान में रखना है चिंतन कितने प्रकार का होता है। चिंतन व्यवहारिक रूप से चिंतन 4 प्रकार के होते हैं। व्यवहारिक रूप से चिंतन 4 प्रकार के होते हैं। अमूर्त चिंतन, अमूर्त, सृजनात्मक चिंतन और तार्किक चिंतन। तो 4 प्रकार के व्यवहारिक रूप से। अब बात करते हैं मूर्त चिंतन क्या होता है। किसी प्रत्यक्ष वस्तु को देखकर उत्पन्न होने वाली चिंतन मूर्त चिंतन कहलाता है। कोई प्रत्यक्ष वस्तु है, उसको देख के जो चिंतन उत्पन्न होगा वो चिंतन मूर्त चिंतन कहलाता है। जैसे गाय पर निबंध लिखना, गाय देखी होती है उसके ऊपर निबंध लिखना एक मूर्त चिंतन होता है। अब बात करते हैं अमूर्त चिंतन। किसी शब्द, संकेत, चित्र, चिन्ह के माध्यम से उत्पन्न होने वाली चिंतन अमूर्त चिंतन कहलाता है। किसी शब्द, संकेत, चिन्ह के माध्यम से उत्पन्न होने वाली, जैसे यातायात के नियमों का पालन करना, तो चिन्ह या संकेत हो गए, उसके माध्यम से जो हमारा चिंतन उत्पन्न होता है वो अमूर्त चिंतन होता है। अब बात करते हैं सृजनात्मक चिंतन। किसी परंपरागत वस्तु में नवीन विशेषता उत्पन्न करने के लिए मानसिक प्रक्रिया सृजनात्मक चिंतन कहलाती है। किसी परंपरागत वस्तु में नवीन विशेषता पहले से चल रही आ रही है, उसमें नवीन विशेषता उत्पन्न करने की मानसिक प्रक्रिया सृजनात्मक चिंतन कहलाती है। अब बात करते हैं तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन क्या होता है। किसी नियम व सिद्धांत के आधार पर किया गया चिंतन तार्किक चिंतन कहलाता है। नियम या सिद्धांत के आधार पर जो भी चिंतन किया जाएगा वो तार्किक चिंतन कहलाता है। जैसे आसमान में उछाली गई गेंद पुनः धरती पर आती है। आसमान में अगर गेंद उछालेंगे तो पुनः धरती पर आती है। तो ये गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, जो एक सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है, तो उसके बारे में बात करती है। अब बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जिम्बार्डो एवं रूक नामक मनोविज्ञान ने चिंतन के 2 प्रकार बताए। यहाँ पे चिंतन के कितने प्रकार है, 2 प्रकार, जिम्बार्डो एवं रूक नामक मनोविज्ञान के आधार पर। और व्यवहारिक रूप से अगर पूछ ले तो व्यवहारिक रूप से कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। तो इसको ध्यान में रखना। 4 प्रकार कौन कौन से थे, अमूर्त चिंतन, मूर्त चिंतन, सृजनात्मक चिंतन और तार्किक चिंतन। और जो जिम्बार्डो एवं जो रूक नामक मनोविज्ञान ने बताए थे वो चिंतन के 2 प्रकार बताए थे। एक तो शैली चिंतन और एक यथार्थ चिंतन। शैली चिंतन और यथार्थ चिंतन। यथार्थ चिंतन के 3 भाग है, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन। तो इनके बारे में बात करते हैं। शैली चिंतन क्या होता है। चिंतन के इस भाग में कल्पना के माध्यम से किसी विषय वस्तु के संदर्भ में विचार या चिंतन किया जाता है, जिसे शैली चिंतन कहते हैं। शैली चिंतन के अंदर कल्पना के माध्यम से, सोच जो अपना कल्पना होती है मन के अंदर, उसके माध्यम से किसी विषय वस्तु के संदर्भ में विचार या चिंतन किया जाता है, जिसे शैली चिंतन कहते हैं। नोट, चिंतन के इस भाग में काल्पनिक विचारों एवं इच्छाओं की अभिव्यक्ति की जाती है। चिंतन के इस भाग में काल्पनिक विचारों और इच्छाओं की अभिव्यक्ति की जाती है। काल्पनिक जगत या द्विवाद सपने या शैली चिंतन के तत्व हैं, जैसे कल्पना करना, सपने देखना। जैसे इसके कोई एग्जाम्पल देख सकते हैं, शेख चिली के हसीन सपने इसी भाग में माने जाते हैं। वास्तविक जगत से परे किसी किया गया चिंतन शैली चिंतन कहलाता है। वास्तविक जगत से परे
किया गया चिंतन शैली चिंतन कहलाता है। जैसे बात करते हैं, किसी लड़के द्वारा ये विचार करना कि जब मेरी पढ़ाई समाप्त हो जाएगी तब मेरे पास एक बड़ा बंगला होगा तथा एक चमचमाती कार होगी, मैं शादी करूंगा और अपनी बीवी को उसी गाड़ी में बिठाकर घुमाने जाऊंगा या घुमाने ले जाऊंगा। तो ये एक प्रकार का, किस प्रकार का चिंतन है? ये शैली चिंतन, जो कल्पना कर रहा है बस बैठे बैठे। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं यथार्थ चिंतन। यथार्थ चिंतन क्या होता है? चिंतन एक प्रकार का संबंध वास्तविक होता है, तो एक वास्तविकता से परे जो जुड़ा होता है, ये वो वास्तविकता से परे है, जिसके सारे व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान करता है। जिसके सारे व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान करता है। चिंतन के इस भाग में मौलिकता के गुण पाया जाता है। चिंतन के इस भाग में मौलिकता के गुण पाया जाता है। चिंतन के इस प्रकार में व्यक्ति अपनी वास्तविक परिस्थितियों से संबंध रखता है। तो वास्तविक परिस्थितियां होती है उसी से संबंध बनाए रखता है। जब एक व्यक्ति कार लेकर जा रहा था तो अचानक उसकी कार रुक जाती है, तब उस व्यक्ति के मानसिक में यह विचार उत्पन्न होता है, कहीं इंजन तो खराब नहीं हो गया हो, इंजन में कहीं चूहा तो नहीं घुस गया हो, इंजन गर्म तो नहीं हो गया हो, पेट्रोल तो खत्म नहीं हो गया हो, या कहीं टायर ना फट गया हो। इस प्रकार जो वास्तविकता को लेकर वो सोचता है उस बारे में। जिम्बार्डो ने यथार्थ चिंतन के 3 भेद बताए हैं। जिम्बार्डो ने यथार्थ चिंतन के 3 भेद बताए हैं। तो अभिसारी चिंतन पहले पर बात करते हैं। अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन अपने पूर्व अनुभवों को संगठित कर किसी समस्या का समाधान करना अभिसारी चिंतन कहलाता है। तो पूर्व अनुभवों को जो संगठित करता है उसी के माध्यम से समस्या का समाधान करना अभिसारी चिंतन कहलाता है। जैसे किसी बालक को पता है कि 25 गुणा 25 कितना होता है? 625 होता है। तो उसने पहले पढ़ रखा है, वो उसी के आधार पर वो इस क्वेश्चन को हल करता है, तो अभिसारी चिंतन कहलाता है। जैसे पढ़ा हुआ है कि a + a कितना होता है? आ होता है। तो वो a किस प्रकार का है? वो अभिसारी चिंतन कहलाता है। अब बात करते हैं सृजनात्मक या अपसारी चिंतन। सृजनात्मक या अपसारी चिंतन परंपरागत विचारों में अपनी तरफ से कुछ नया जोड़कर समस्या का समाधान करना मानसिक प्रक्रिया सृजनात्मक चिंतन कहलाती है। तो सृजनात्मक चिंतन हमने पहले भी पढ़ा है कि परंपरागत विचारों में अपनी तरफ से कुछ नया जोड़कर समस्या का समाधान करना मानसिक प्रक्रिया कहलाता है, या कोई पुरानी बातों से नवीन वस्तु का निर्माण करना। जैसे किसी कलम के लेखन के साथ साथ उसमें नवीन विशेषताएं प्रकट करना। जैसे कोई पेन है, उसके अंदर धागे जोड़ना व कुछ और ऐसी वस्तु बनाना जिससे वो अच्छा लगे पेन, तो वो एक प्रकार का सृजनात्मक या अपसारी चिंतन कहलाता है। या किसी कार को मॉडिफाई करना भी एक अपसारी या सृजनात्मक चिंतन कहलाता है। अब बात करते हैं नंबर 3 पर, आलोचनात्मक चिंतन। किसी भी विषय वस्तु को लेने से पूर्व उनके गुण या दोषों के बारे में विचार करने की प्रक्रिया आलोचनात्मक चिंतन कहलाती है। उसके गुण या दोष के बारे में बात करता है। जैसे बात करते हैं, एक लड़का बाजार में कोई वस्तु खरीदने गया और वह उस वस्तु को खरीदने से पूर्व उसके परिणाम या गुण या दोष की दुकानदार से चर्चा करता है। तो बालक द्वारा उस वस्तु के संदर्भ में किया गया विचार आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। जब कोई बालक जाता है तो वो पूछता है ये कैसा है, अच्छा है या नहीं है, सब उसके बारे में, वस्तु के बारे में जानना चाहता है, तो वो एक आलोचनात्मक चिंतन के रूप में आता है। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यह अब दूसरा वीडियो इसके बाद आने वाला है, तो उसको भी ज़रूर देखें। धन्यवाद।